उस पर्पज़ के लिए ये बाइक दिस इज़ बेस्ट। सबसे पहला और सबसे बड़ा इसका जो पॉजिटिव फैक्टर मेरे को लगता है, तो स्टार्टिंग विद दिस इट्स नेगेटिव पॉइंट्स। सब इज इट वर्थ इट बाइंग GT 615 2022? हेलो, हाय, सत श्री अकाल, नमस्ते। मेरा नाम है सौरव। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल SRV मोटर व्लॉग्स। अभी रॉयल एनफील्ड में आए थे और आई डोंट नो कैसे क्या कुछ मैनेजमेंट है इनकी। रॉयल एनफील्ड में आए थे हम सिद्धार्थ के लिए हिमालयन की टेस्ट राइड लेने। पहली बात तो वो मॉडल था 2020 का, फिर भी थॉट कि चलो इसकी टेस्ट राइड ले लेते हैं, पर उसके बाद पता चला कि उसमें बैटरी ख़राब है। तो मतलब काफ़ी दिन से पड़ी है वो बाइक ऐसे ही, उसमें बैटरी नहीं है। फिर उन्होंने बैटरी चेंज की, किसी और बाइक की डाली उसमें, तो फिर उसके बाद पता चला उसमें पेट्रोल नहीं है। इतने में हमारा भाई क्या करें, माथा सटक गया। 1 घंटा हो गया था। काफ़ी दोस्त भी थे मेरे जो पूछ रहे थे GT के बारे में, लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना देंगे हम इसके ओनरशिप, GT 650 के ओनरशिप के ऊपर। तो दिस इज़ द वीडियो, लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट मेरे को जो मेरी बाइक का लगता है वो है कि इस बजट में इतनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट की बाइक अपने यहाँ पे कोई मतलब इंडिया में है ही नहीं। जैसे कवासाकी 600 हो गई या फिर ZX 6R हो गई, वो स्टार्ट ही आएगा 7-8 लाख से होते हैं। तो इतनी बड़ी डिस्प्लेसमेंट इतने छोटे बजट में आई डोंट थिंक आप कभी ले पाओगे। चाहे किसी भी कंपनी में चले जाओ, KTM में चले जाओ, बजाज में चले जाओ, या फिर BMW, कवासाकी किसी में भी चले जाओ। ओके, पहला पॉइंट हो गया इसकी डिस्प्लेसमेंट का। दूसरा फिर है पर जो ये गाड़ी पुल करती है ना आपको, इट फील्स लाइक कि ये बाइक हमेशा रेडी रहती है कि आप कब इसका थ्रोटल दो और ये भागे। ऐसी फीलिंग आती है मेरे को जब मैं इस बाइक को चलाता हूँ, स्पेशली ऑन हाईवेज़। तो आपको पावर के मामले में आई डोंट थिंक आपको कोई कमी महसूस होने वाली है। उसके बाद आएगा सबसे अच्छा पॉइंट मेरे को इस बाइक का जो लगा, वो इसकी सर्विसिंग कॉस्ट। हालांकि अगर आप छोटे किसी शहर में किसी छोटे सर्विस सेंटर से इसकी सर्विसिंग करवाओगे, जैसा मैंने करवाया था, पहली 2 सर्विस हुई हैं मेरी और दोनों सर्विस मैंने छोटे शहरों में करवाई हैं, तो आई वुड सजेस्ट आप ना करवाएं, वरना आप बाद में पछताएंगे। बिकॉज हाँ, अपने यहाँ जो लोकल में छोटे मोटे सर्विस सेंटर्स होते हैं ना, उनको एक्सपीरियंस है क्लासिक की सर्विस करने का, उनके मैकेनिक्स को क्लासिक की सर्विस करने का, स्टैंडर्ड की सर्विस करने का। GT का भाई साहब उनके लिए कोई ऐसा सीन है कि मतलब पता ही नहीं कि क्या चीज़ है क्या नहीं, जिसके चक्कर में आज भी मेरी बाइक को 6 महीने हो गए। हालांकि एक इंसिडेंट हुआ था मेरी बाइक के साथ, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको, लेकिन उसके बावजूद मेरी बाइक में अभी तक पूरी तरह से मेरी बाइक का इंजन ठीक नहीं हुआ, ना ही मेरी बाइक की चेन से आवाज़ आ रही। तो सर्विस कॉस्ट ज़रूर इसकी काफ़ी सस्ती है और कंपनीज़ के कंपैरिजन में, बट आई वुड सजेस्ट कि आप किसी अच्छे सर्विस सेंटर से अपनी बाइक को सर्विस करवाएं, मेंटेनेंस करवाएं। तो तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि इसकी लो सर्विस कॉस्ट एंड लो मेंटेनेंस कॉस्ट। इसका अगला पॉजिटिव पॉइंट था इसकी टूरिंग सीट। जो रॉयल एनफील्ड अपने को जो सीट देते हैं ना इसके साथ, वो नॉर्मल सीट नहीं देती, वो देती है इसके साथ टूरिंग सीट, जिसका बेनिफिट है कि आपको अलग से कोई एयर सीट या फिर रॉयल एनफील्ड की ही या फिर किसी और कंपनी जाना वगैरह की टूरिंग सीट परचेज़ करने की कोई नीड नहीं है। आई डोंट थिंक ये सफिशिएंट है। मैंने इसके साथ 750 किलोमीटर की राइड की है और मेरे को टू बी ऑनेस्ट मैंने देहरादून पहले एक क्लासिक पे एक राइड की थी जो सेम डिस्टेंस पे थी, आने जाने के अराउंड 700-800 किलोमीटर, और जो हमारा हाल हुआ था आई डोंट थिंक मैं कभी भूल पाऊँगा वो। तो उसके मुकाबले ये वाली राइड काफ़ी स्मूदी बटर थी, क्योंकि हाईवे था, हाथ में बैक में इतना पेन नहीं हुआ। तो काफ़ी अच्छा, मतलब छोटा पॉइंट है, कोई नोट नहीं करते कई लोग, बट मेरे लिए ये काफ़ी अच्छा पॉइंट था, तो मैंने बता दिया।
तो स्टार्टिंग विद दिस इट्स नेगेटिव पॉइंट। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट अगर मैं इसका बताऊं वो है रस्टिंग। जो इसके बोल्ट्स हैं या फिर इसका क्रोम पार्ट है, जैसे यहाँ पे इस पे रस्ट हो रखा है, इसके क्रोम पार्ट पे इसके काफ़ी सारे बोल्ट्स हैं जिस पे रस्ट हो रखा है। और इसके जो साइलेंसर्स हैं पीछे, उसके अंदर वाले हिस्से में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ यहाँ पे रस्ट लगा हुआ है। तो कुछ स्टेनलेस स्टील, कुछ मतलब ऐसा कुछ रॉयल एनफील्ड कर सकता था कि अगर कोई मेरे जैसा इनएक्सपीरियंस्ड बंदा है जिसको मेंटेन करनी नहीं आती बाइक, वो उसके लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता ये। अभी आई एम फाइंडिंग अ सोल्यूशन। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन, ताकि मैं ज़्यादा कुछ माथा पच्ची करने से बच जाऊं। तो पहला नेगेटिव पॉइंट है इसका रस्टिंग। आप लोगों को उसका ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट फिर है इसका नेगेटिव पॉइंट्स में आएगा इसकी हेडलाइट। अगर आप लोग सोचते हैं कि आपको टूरिंग वगैरह करनी है, लॉन्ग ड्राइव्स करनी है, तो आई वुड सजेस्ट आप GT लेने के बाद कोई LED हेडलाइट जो आती है ना वो लगवा लें, या फिर कुछ एक्स्ट्रा फॉग लैंप्स वगैरह हों वो लगवा लें। क्योंकि सिंपल इसकी जो हेडलाइट कंपनी देती है दैट सक्स। रात को आपको विजिबिलिटी नियरली आपकी डिमिनिश हो जाएगी, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, नथिंग एट ऑल। और हाँ बस हेडलाइट का यही था। अगर आप टूरिंग वगैरह करते हैं तो आपको ऑफकोर्स मैंडेटरी है ये चेंज करवाना, आपको करवानी पड़ेगी ही पड़ेगी। आगे बढ़ते हुए इसका अगला अगर मैं नेगेटिव पॉइंट आपको बताऊं तो वो एक मेजर इशू है। और 2022 आ गया और आई थिंक रॉयल एनफील्ड को देखना चाहिए कि हाँ चलो मान लिए कि एक हेरिटेज है GT, मतलब जो 650 ट्विंस हैं वो एक ओल्ड स्कूल बाइक में आते हैं। दोनों बाइक्स ओल्ड स्कूल बाइक्स में आते हैं, बट आपको एलओएस व्हील देने चाहिए थे। अभी जैसे मैं टूरिंग वगैरह करता हूँ तो मुझे हमेशा सिर्फ एक ही बात का डर रहता है कि अगर पंचर वगैरह हो गया तो व्हाट वुड आई डू। कोज बिना एलओए व्हील्स के आप ना तो वो कर पाएंगे, ट्यूबलेस टायर्स डलवा पाएंगे, और अगर पंचर बाई चांस हो गया ट्यूब्ड टायर्स में तो गॉड ब्लेस यू। एक्सीडेंट के चांसेस भी हैं अगर आप हाईवेज पे जा रहे हैं तो। और चलो एक्सीडेंट्स को छोड़ दो, एक बार आप अगर किसी ऑफ रोड पे ट्रैवल कर रहे हो कि आसपास कई किलोमीटर्स तक कुछ है ही नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे। अभी कमिंग टू आवर लास्ट पॉइंट, ये मेरा पर्सनल थॉट है कि हाँ ये भी कुछ नेगेटिव पॉइंट में आ सकता है। तो और ये बाइक का नहीं, ये आई गेस रॉयल एनफील्ड का ही नेगेटिव पॉइंट मैं बताऊंगा आपको। आई विश्ड कि कुछ एसेसरीज आती साथ में अगर इसके, तो मेरा अलग से एक्सपेंस बच जाता, कुछ बच सकता था। जैसे कि बाइक का कवर, रेन कवर वाटरप्रूफ जो आता है ना वो, उसके बाद इसका सेंटर स्टैंड, इसमें कोई सेंटर स्टैंड नहीं आता, आपको अलग से इंटरसेप्टर का लगवाना पड़ेगा। और पहली बात, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर कि लोग बोलेंगे, मतलब काफ़ी मैंने वीडियोस देखी हैं वो बताते हैं कि आपका ग्राउंड क्लियरेंस कम नहीं होता अगर आप सेंटर स्टैंड लगवाएंगे तो। बिलीव मी, एक्सपीरियंस के ऊपर बता रहा हूँ। सेंटर स्टैंड लगवाने के बाद ब्रेकर्स वगैरह आएंगे ना, और पीछे अगर पिलियन बैठा है, पिलियन राइडर है आपके साथ, तो अगर बिल्कुल ही आप स्लो करके निकालो काफ़ी केयरफुली तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बट अगर आप नॉर्मली जैसे ब्रेकर के ऊपर से हम निकालते हैं तो वो स्टैंड नीचे टच होगा। दैट क्लियरली मीन्स कि आपका ग्राउंड क्लियरेंस कम हो चुका है अभी। तो GT को, मतलब रॉयल एनफील्ड को GT में सेंटर स्टैंड इनबिल्ट देना चाहिए था। उसके बाद हेलमेट, आई थिंक एक डिसेंट सा हेलमेट वो दे सकते थे। इतनी महंगी अगर मैं बाइक ले रहा हूँ तो कुछ 3-4 हज़ार का हेलमेट देने में उनका कुछ आई डोंट थिंक कोई घाटा था। तो बस मेरी साइड से यही कुछ पॉइंट्स थे, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा आप समझो। वेल, कमिंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन जिसके ऊपर ये वीडियो बनी है, इज़ इट वर्थ इट बाइंग GT 650 2022।
वेल ये पर्सन टू पर्सन, कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करेगा। अगर आपको लॉन्ग राइड्स पसंद है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप किसी टूरिंग बाइक को चूज़ करें। इट माइट बी हिमालयन, इट माइट बी BMW GS 310, इट माइट बी KTM एडवेंचरर, एनीथिंग। बट आपको लॉन्ग राइड्स पसंद है और आपको लगता है कि साल में एटलीस्ट 2-3 लॉन्ग राइड्स आप कर लोगे, तो डोंट गो फॉर GT। हालांकि बाइक अच्छी है, आप छोटी मोटी राइड्स निकाल लोगे, बट जहाँ पे ऑफ रोड आया आपके हाथ और बैक में इतना ज़बरदस्त पेन होगा, तो आई वुड सजेस्ट आप एक टूरिंग बाइक के लिए जाओ, ठीक है। और जो लोग जैसे ऑफिस गोअर्स हैं, आपको हर रोज़ ऑफिस जाने के लिए एक बाइक चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, सिटी राइड के लिए एक बाइक चाहिए कि भाई शहर में गए या फिर कोई 50-60 किलोमीटर चले गए, उस पर्पज़ के लिए ये बाइक दिस इज़ बेस्ट। क्योंकि जब आप ये बाइक इसके ऊपर बैठते हो, इस बाइक को चलाते हो, तो दिस बाइक फोर्स यू कि आप राइड करते रहो जब तक आपके पास हाईवे है, अच्छा रोड है। तो आई होप मैंने आपके डाउट्स क्लियर किए हों। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।